हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर आपके साथ एक बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आया हूं। और ये टॉपिक हमारे समाज का नेट एग्ज़ाम से संबंधित है और अन्य एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है FCRA एक्ट। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, तो FCRA कानून पर आज जो है वीडियो लेकर आए हैं और ये कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से समाज कार्य के नेट एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। 2021 में भी यहाँ से एक प्रश्न आया था, तो हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि कहाँ से प्रश्न इस पे जो है 2021 में पूछा गया है। ठीक है, आइए जो है मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। तो टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखे हैं समाज कार्य से संबंधित, जो UGC नेट में आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य परीक्षाओं में भी सहयोगी होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारी प्ले लिस्ट पर विजिट करें। ठीक है, आइए देखते हैं ये कानून क्या है। तो FCRA इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम, हिंदी में इसे विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम कहते हैं। देश में पहली बार यह कानून 1976 में लागू हुआ। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उद्देश्य इसका ये बताया गया कि विदेश से आ रहे धन को रेगुलेट करना तथा भारत की चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र में बाहरी हस्तक्षेप को रोकना बताया गया था। फिर इसको जो है संशोधित कर 2010 में ये कानून नए रूप से अधिनियमित कर लागू किया गया और इसमें प्रावधान किया गया कि जिससे लोक सेवक, मंत्रियों, न्यायाधीशों, सांसदों आदि को विदेशों से दिए जाने वाले नगद, उपहार या आतिथ्य से भारत के हितों के विरुद्ध प्रभावित न किया जा सके। इन्हें विदेशों से उपहार आदि लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये जो FCRA कानून है ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो विदेशों से किसी न किसी रूप में पैसा लेते हैं, उपहार लेते हैं या NGO चलाते हैं या किसी भी जो है उद्देश्य से पैसा विदेशों से लेते हैं। तो ये वो जो है ये एक्ट उन लोगों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार NGO, ट्रस्ट आदि को विदेशों से धन लेने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत गृह मंत्रालय में पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है। और अधिनियम के अनुसार NGO को विदेशों से प्राप्त धन के लिए अलग से लेखा तैयार करना होता है और प्रतिवर्ष उनकी ऑडिट रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी होती है। हालांकि जब NGO ऐसा नहीं कर पाते हैं तो विवाद का कारण बनता है। 2019 में एक संशोधन कर ये प्रावधान किया गया कि राजनीतिक दलों को इस अधिनियम के अंतर्गत न तो अलग से लेखों को तैयार करने की आवश्यकता है और न ही राजनीतिक दलों से विदेशों से मिलने वाले धन के बारे में कोई जानकारी मांगी जा सकती है। और ये बात 1976 से लागू मानी जाएगी क्योंकि उसी वर्ष पहली बार ये कानून लागू हुआ। ठीक है, तो 2019 में एक संशोधन किया गया और संशोधन कर राजनीतिक दलों को इस कानून से थोड़ी छूट दी गई, जो कि विवादों का कारण भी रहा और लोगों ने टिप्पणी भी की। हालांकि राजनीतिक दलों को इस प्रकार का संरक्षण लोकतांत्रिक मान्यताओं और विधि के शासन के विपरीत था तथा औचित्यहीन है। ठीक है, ये संशोधन कुछ समय तक चर्चा में रहा क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों को छूट दी गई थी, फिर भी ये लागू हुए। इसके बाद हम बात करेंगे 19 सितंबर 2020 को इसमें एक संशोधन फिर हुआ और वो लागू किया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें जो पहला प्रावधान किया गया उसमें ये किया गया है कि पहली बार लोक सेवक की परिभाषा को व्यापक बनाया गया और इसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत शामिल सभी लोक सेवकों को शामिल कर लिया गया। ये लोक सेवक विदेशों से फंड ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो लोक सेवक कौन है? तो लोक सेवक वही हैं जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत बताए गए, वो सारे के सारे लोक सेवक हैं। इसके बाद जिस NGO को विदेशों से फंड मिला है वो दूसरे NGO को कोई फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जबकि पहले ऐसा होता था। बिल्कुल पहले ऐसा होता था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया वो ये है कि इस संशोधन के द्वारा NGO को प्रशासनिक खर्च की सीमाओं में 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो भी फंड मिलेगा बाहर से
उसमें अब जो प्रशासनिक खर्च है वो आप केवल 20% ही दिखा सकते हैं। पहले क्या था कि पहले एनजीओ 50% प्रशासनिक खर्च ही दिखा देते थे। ठीक है, तो 2021 के सामाजिक कार्य की परीक्षा में जो प्रश्न आया था वो यहीं से आया था कि जो है प्रशासनिक खर्च की सीमा को 50% से घटाकर कितना किया गया। 4 ऑप्शन थे, 25, 30, 20, इस तरह 4 ऑप्शन थे। तो वहाँ पर 20% कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। 2021 की परीक्षा में ये प्रश्न आया था। तो ये 2021 में तो ये प्रश्न आया है। फिर भी इसके अलावा विभिन्न जो है जो एग्ज़ाम समाज कार्य के हुए हैं अनेक सालों में, वहाँ पर जो है लगभग कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका ईयर भी पूछा जाता है, इसके प्रावधान भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जब कभी मैचिंग के फॉर्म में जो एक्ट आते हैं तो वहाँ भी एक्ट पूछा जाता है कि जो है FCRA एक्ट किस वर्ष आया। तो इस एक्ट से समाज कार्य में तो अनेक बार प्रश्न पूछे गए हैं और ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। और क्योंकि एक एक नंबर से कट ऑफ बनती है तो बिल्कुल जो है हल्के में नहीं लेना है, इस एक्ट को पढ़ के जाना है जब कभी एग्ज़ाम दें। तो इस संशोधन के द्वारा एनजीओ के प्रशासनिक खर्च की सीमाओं को 50% से घटाकर 20% कर दिया गया। इसके अलावा इस संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि एनजीओ को विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए एक FCRA खाता दिल्ली के SBI ब्रांच में खोलना होगा। यद्यपि अन्य खाता देश के अन्य भागों में खोले जा सकते हैं। तो ये जो है अनिवार्य कर दिया गया है कि अगर आपको विदेशों से पैसा लेना है तो आप एक जो है FCRA अकाउंट दिल्ली के SBI ब्रांच में खोलो और SBI ब्रांच में खोलने के बाद जो विदेशों से पैसा लेना है उसी में आएगा, वहाँ से आप पैसे को अन्य खाते में जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसका उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट को जो है विदेशों से आने वाले पैसे पूरी नज़र वो रख सके। यद्यपि अन्य खाता देश के अन्य भागों में खोले जा सकते हैं, लेकिन विदेशों से पैसा लाने के लिए अगर पैसा प्राप्त करना है आपको तो दिल्ली के SBI ब्रांच में एक खाता खोलना होगा। ठीक है, ये अनिवार्य किया गया है कि एनजीओ के सभी निदेशक या कार्यालय के कर्मचारियों को आधार कार्ड का विवरण सरकार को देना होगा। और ये भी अनिवार्य कर दिया गया कि जो है किसी भी एनजीओ के जो है सभी निदेशक कार्यालय के कर्मचारी को आधार कार्ड का विवरण सरकार को देना होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो है संशोधन किए गए हैं 2020 में। उपरोक्त बताए गए प्रावधानों के अनुरूप एनजीओ द्वारा पालन न किए जाने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार समय समय पर ऐसा किया जाता रहा है और विगत वर्षों में हज़ारों एनजीओ के ऊपर कार्यवाही की गई है। तो अक्सर एनजीओ को लेकर इस FCRA एक्ट को लेकर एनजीओ चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इससे सामान्यतः होता है कि एनजीओ किसी कारणवश इसके प्रावधानों का उचित पालन नहीं कर पाते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 10,000 से ज़्यादा एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। ठीक है, हाल ही में एक कोलकाता के एनजीओ की घटना चर्चा में रही है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जो 2010 का संशोधन हुआ था, इसमें जो लोक सेवक, मंत्री, न्यायाधीश, ये सांसद, ये जो जितने भी इसमें पद निर्देशित किए गए हैं, तो इनसे संबंधित एक प्रश्न आ चुका है कि जो है कौन इसमें शामिल नहीं है, लोक सेवक, मंत्री, न्यायाधीश, ये सब चीज़ इस तरह जो है प्रश्न एक पूछा गया है। ठीक है, कि FCRA कानून के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, कौन नहीं आता है, इस तरह 4-5 ऑप्शन थे उसमें, और उसके बाद आपको सही बताना था कि इसमें कौन आता है, कौन नहीं आता है। लोक सेवक, मंत्री, न्यायाधीश, सांसद, ये सब चीज़ें ये ऑप्शन थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, FCRA एक्ट, और इसका फुल फॉर्म भी अक्सर जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मैचिंग के लिए। तो और ईयर तो तीनों महत्वपूर्ण है, पहला 1976 और 2010। तो ये था हमारा FCRA एक्ट, जो कि आई होप कि आपको पसंद आएगा, और न केवल पसंद आएगा, आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके नंबर इंक्रीज करेगा, और यहाँ से आप अपनी कट ऑफ में जो है कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इस कभी कभी तो एक प्रश्न तो आता ही है, और जो है रीजनिंग के सेक्शन में भी 1-2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो आप पढ़ के जाइए, क्योंकि अब ट्रेंड बदल रहा है, रीजनिंग सेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं, एक्ट की लैंग्वेज से उठा के वहाँ पे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि इस बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 1-2 प्रश्न रीजनिंग एसेप्शन में थे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण जो है सफलता दिलाने में मददगार होगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे, और आपसे यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें और
पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम को लेकर जो है बिल्कुल अपनी तैयारी को रोके नहीं, स्टार्ट रखें। और पेपर हो चुका है, जल्द ही मार्च तक फिर से नई नोटिफिकेशन आ जाएगी, फॉर्म पढ़ेंगे, फिर भी एग्ज़ाम होगा। और अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जो है लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।